हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सबके बीच मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक पर बातचीत करने के लिए। तो हमारे चैनल के अधिकांश दर्शक युवा हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो सिविल सेवाओं की तैयारी में आप सब पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण रोल है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और सिविल सर्विस में ज़्यादा। तो करंट अफेयर्स के लिए हम क्या करें, कौन सी रणनीति हो, कैसे पढ़ें, किन सोर्स का उपयोग करें, इन सबको लेकर हमारे युवाओं में एक भ्रम की स्थिति होती है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं अपने चैनल पर कई वीडियोस डाल रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप सबसे करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका जो होती है विजन आईएएस की, जो एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान है और उसकी पत्रिका विश्वसनीय मानी जाती है, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में आती है, उसकी पत्रिका जो आती है उसको मैं आप सबके बीच लेकर आऊँगा और कुछ डिस्कस करूँगा। तो सेक्शनल टॉपिक के साथ डिस्कस करूँगा, जैसे किसी दिन इन्वायरमेंट का सेक्शन, किसी दिन पॉलिटी वाला सेक्शन, किसी दिन सोशल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी वाला सेक्शन, किसी दिन कल्चर वाला। तो आज हम विजन आईएएस की जो मासिक पत्रिका है हिंदी में, अगस्त महीने की 2021 की जो पत्रिका है उसका सेक्शन जो है इन्वायरमेंट वाला जो है उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो हमारी ये पत्रिका आप देख सकते हैं और मासिक पत्रिका में जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है वो उसको मैं डिस्कस करूँगा आपके बीच। देखिए, इन्वायरमेंट जो है वो बहुत स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में उसकी उपस्थिति है और उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम्स में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम भी इंक्लूड कर दिया है। यानी जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, वो इसी के थ्रू होता है, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम के ही थ्रू उनका भी चयन होता है। तो इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ गया है और इन्वायरमेंट में अधिकतर जो जानकारी पूछी जा रही है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल ज़्यादा बन रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में जो आप है विजन आईएएस की मंथली मैगजीन से आप इन्वायरमेंट वाला सेक्शन कवर कर सकते हैं। इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पर्यावरण, जिसमें आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट पहला टॉपिक है। दूसरा भूमि का निम्नीकरण। तीसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन। चौथा है एकल उपयोग वाली प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक। पाँचवा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट। छठवां है सीसायुक्त पेट्रोल वैश्विक स्तर पर उपयोग की समाप्ति। सातवां टॉपिक है बांध सुरक्षा डैम सिक्योरिटी। आठवां टॉपिक है अटलांटिक मेरिडियन ओवर टर्निंग सर्कुलेशन। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं आप सबके बीच कि इसमें क्या क्या है और कैसे आपको तैयार करना है। बहुत जटिल जो इसके टॉपिक हैं उसको हम बहुत सरल तरीके से आप सबके बीच उपस्थित करेंगे। तो आप सब बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटजी से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं मेरे, वो आपकी तैयारी में और अंडरस्टैंडिंग में मदद कर सकें। तो मैं इन्वायरमेंट वाले सेक्शन की तरफ रुख कर रहा हूँ। पहले टॉपिक से आप सबके बीच डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में। चलिए, हम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में हम आ गए हैं। तो पर्यावरण में जो अगस्त महीने की 2021 की मासिक पत्रिका है विजन की, उसमें सबसे पहला चैप्टर है आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट, यानी आईपीसीसी सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट। सुर्खियों में ये क्यों है, यानी ये क्यों चर्चित है? तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने, यानी आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट यानी सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बारे में क्या दिया है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक जानकारी है, इसके प्रभाव क्या हैं, भविष्य में जोखिम एवं जिस दर से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे कम करने संबंधी विकल्पों की स्थिति के बारे में व्यापक आकलन रिपोर्ट तैयार की जाती है। यानी इसमें दिखाया गया है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके भविष्य में क्या जोखिम हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और उसको कम करने संबंधी हमारे पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, इन सब के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब तक 5 रिपोर्टें आ चुकी हैं। पहली रिपोर्ट 1990 में जारी की गई थी, जो
AR-6 है, वर्ष 2014 में 13 में जारी की गई AR-5 का अद्यतित संस्करण होगा। यानी ये जो आकलन रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट, वो जो 6वीं जारी की गई है, तो 5वीं जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो तो 2013 में जारी की गई थी, और ये जो 6वीं जारी की गई है 2021-22 में, तो वो अपडेटेड वर्जन होगा। तो इस अपडेटेड वर्जन में अब तक की समस्याओं के बारे में बातचीत की गई है। तो 5th के बाद 6 में क्या सुधार किए गए हैं, इस पर चलिए बात करते हैं। अवलोकन आधारित अनुमानों में सुधार और पूरा जलवायु पूरा लेखों से प्राप्त सूचना, यानी वस्तुतः जलवायु प्रणाली के प्रत्येक घटक और अब तक इसमें हुए परिवर्तन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया गया है इस रिपोर्ट में, कि अब तक की जो जलवायु प्रणाली है उसमें कौन कौन से घटक हैं, उसमें क्या चेंजेस आए हैं अब तक। तो दूसरा है कि नेक्स्ट जलवायु मॉडल सिमुलेशन, नए विश्लेषण और कई प्रकार के साक्ष्यों को समाहित करने वाली विधि के माध्यम से मौसम और जलवायु संबंधी चरम स्थितियों सहित जलवायु के कई परिवर्तनशील घटकों पर मानवीय प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली है। यानी मौसम और जो जलवायु संबंधी चरम स्थितियां हैं उसमें कौन कौन से परिवर्तन घटक हैं जो परिवर्तनशील घटक हैं, और उनका मानव में प्रभाव क्या पड़ा है, उसको बेहतर ढंग से समझने में ये रिपोर्ट सहायता करती है। यानी हमारे जो मौसम और जलवायु में कितनी चरम स्थितियां हो सकती हैं और कितनी अब तक हुई हैं, और उसका जलवायु पर क्या परिवर्तनशील प्रभाव है, उसके कौन कौन से घटक हैं, इसको हम बेहतर तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसके बाद हमको जानना जरूरी है कि IPCC है क्या। तो IPCC का गठन 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO जिसे बोलते हैं, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया गया था। यानी ये जो संगठन है, दो संगठन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा विकसित किया गया है 1988 में। और IPCC का जो उद्देश्य है सभी स्तरों पर सरकारों को ऐसी वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करना है जिसका उपयोग वे जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए कर सकें। ये जो रिपोर्ट IPCC संगठन है, इसका काम ये है कि ये जो विभिन्न राष्ट्र हैं, विभिन्न सरकारें हैं राष्ट्र की, तो उनको एक वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करती हैं, और इन सूचनाओं को उपयोग करके वे जो अपने राष्ट्र की जलवायु नीतियों को बनाते हैं, विकसित करते हैं, उसके विकसित करने के दौरान इन सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी और सस्टेनेबल यानी धारणीय नीति विकसित कर सकें। इसलिए IPCC संगठन और इसका रिपोर्ट उपयोगी है। वर्तमान में भारत समेत, भारत भी इसका एक सदस्य राष्ट्र है, 195 देश IPCC के सदस्य हैं। वर्ष 2007 में IPCC के अध्यक्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। यानी IPCC को 2007 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी इसकी भूमिका के बारे में आप समझ सकते हैं कि इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, यानी इसके उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला है। फिर यह पुरस्कार उनको मानव जनित जलवायु परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान एकत्रित करने और उनका प्रसार करने, इस प्रकार के परिवर्तन का सामना करने के लिए आवश्यक उपायों की आधारशिला रखने के लिए दिया गया था। अब इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। अवलोकन और संबंधित आंकड़े और सांख्यिकी। जलवायु की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है कि मानवीय प्रभाव ने स्पष्ट रूप से वायुमंडल, महासागर और भूभाग के तापमान में वृद्धि की है। लगभग 1750 ईस्वी से भली भांति मिश्रित ग्रीन हाउस गैस के संकेंद्रण में वृद्धि देखी गई है, जो स्पष्ट रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण है। यानी कहा जा रहा है कि 1750 के बाद से औद्योगिकरण धीरे धीरे यहीं से शुरू होने लगा है। इसके बाद ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि होती है, और मानवीय गतिविधियों के कारण, यानी ये औद्योगिकरण हुआ तो मानवीय गतिविधियों के कारण हुआ, इसके बाद से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होने लगी, CO2 के उत्सर्जन में वृद्धि होने लगी। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि वायुमंडल, महासागर, निम्न तापमंडल और जीवमंडल में व्यापक और तीव्र परिवर्तन मानवीय प्रभाव से संबद्ध है। जैसे कि वैश्विक स्तर पर हिमनदों का पिघलना, जो हमारे हिमनद हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में या ठंडे प्रदेशों में जो हिमनद हैं, उनका वैश्विक स्तर पर वो पिघल रहे हैं, यानी CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो हिमनद पिघल रहे हैं, और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, यानी हिमनद का जो जल है नदियों के रास्ते समुद्र में जा रहा है, तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। महासागर के कई ऊपरी क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों में गिरावट हो रही है। वर्षण में परिवर्तन हो रहा है, यानी वर्षा की जो मात्रा है उसके स्तर में भी परिवर्तन हो रहा है। महासागर की सतह के निकट लवणता में परिवर्तन हो रहा है। महासागर की खुली सतह का वैश्विक स्तर पर अम्लीकरण हो रहा है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु के दौरान हिमावरण में गिरावट हो रही है। और
इसके आंकड़े हैं, इसमें दिया है कि वैश्विक पृष्ठीय तापमान यानी ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर में वर्ष 1850 से 1900 की तुलना में वर्ष 2011 से 20 में 1.09 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। महासागर यानी 0.88 डिग्री सेल्सियस की तुलना में स्थलीय भूभाग 1.59 डिग्री सेल्सियस पर तापमान में अधिक वृद्धि हुई है। यानी वैश्विक पृष्ठीय तापमान में वृद्धि हो रही है। महासागर की तुलना में स्थलीय भूभाग पर तापमान में अधिक वृद्धि हो रही है, यानी स्थल भाग जो है हमारा पृथ्वी का वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। और विगत 4 दशकों में से प्रत्येक दशक में 1850 के बाद से किसी भी दशक की तुलना में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी विगत 4 वर्षों में हमारा जो तापमान है वो पहले के दशकों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मानव गतिविधियों के कारण जो वैश्विक पृष्ठीय तापमान है उसमें 1850 से 1900 से लेकर 2010 और 19 तक 1.07 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है तापमान में। यानी 1850 से 1900 के बीच और 1900 से लेकर 2010 से 2019 के बीच में 1.07 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। यानी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है संपूर्ण पृथ्वी का तापमान। और आर्कटिक महासागर का हिम क्षेत्र वर्ष 1989 से 88 और वर्ष 2010 से 19 के बीच सितंबर में लगभग 40% और मार्च में लगभग 10% घटा है। यानी हिम क्षेत्र जो है वहाँ की आर्कटिक महासागर की जो हिम स्थल है यानी जो बर्फ़ जमी हुई है वो लगभग 40% घट गई है बर्फ़ का स्तर। जो जब बर्फ़ का स्तर घटेगा तो डिसबैलेंस होगा यानी असंतुलन होगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। और जल स्तर में वृद्धि होगी तो जो समुद्र से तटीय इलाके हैं जहाँ जनसंख्या निवास करती है, जब जल स्तर बढ़ेगा तो उनके जलमग्न होने की संभावना बढ़ेगी। यानी इससे काफ़ी विनाश का सामना करना पड़ सकता है अगर हम नहीं चेते तो। फिर ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि वैश्विक औसत समुद्र स्तर में वर्ष 1901 और वर्ष 1918 के बीच 0.20 मीटर की वृद्धि हुई है। समुद्र स्तर में वृद्धि की दर वर्ष 1901 से 1971 के दौरान 1.3 मिलीमीटर प्रतिवर्ष थी, जो 2006 से 18 के दौरान बढ़कर 3.7 मिलीमीटर प्रतिवर्ष हो गई है। समझ सकते हैं आप कितनी तेज़ी से बढ़ रही है समुद्र स्तर की जो वृद्धि दर है। यानी 71 तक 1901 से 1971 तक 1.3 मिलीमीटर प्रतिवर्ष थी, अब 3 गुनी बढ़ रही है और 3.7 मिलीमीटर प्रतिवर्ष हो गई है 2006 से 2018 के बीच। तो जब समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी तो जो आप देख रहे हैं कि तटीय जो भारत का इलाका है जहाँ अधिकांश आबादी निवास करती है उनके जलमग्न होने की संभावना होगी, तो उनका जनधन की हानि होगी, पलायन करेंगे। तो भारत सहित विश्व के सभी देशों में ये समस्याएं आएंगी अगर इसी तरह से हमारा वैश्विक तापमान बढ़ता रहा, बर्फ़ पिघलती रही। तो दोनों गोलार्धों में भारत का जो उत्तरी गोलार्ध है सबसे ऊपर वाला भाग और दक्षिणी गोलार्ध सबसे नीचे वाला भाग, वहाँ जलवायु क्षेत्रों का स्थानांतरण ध्रुव की ओर हुआ है दोनों गोलार्धों में। और उत्तरी गोलार्ध के बहिरुष्ण कटिबंध में 1950 के दशक से प्रति दशक बुआई मौसम में औसतन 2 दिनों का विलंब हुआ। यानी पहले जो उधर खेती होती थी, बुआई का मौसम होता था, उसमें 2 दिनों का विलंब हो गया है जलवायु परिवर्तन की वजह से। यानी जो जलवायु क्षेत्रों का स्थानांतरण है ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ता जा रहा है। और IPCC रिपोर्ट जो 2021 का विश्लेषण है, ग्लोबल वार्मिंग के साक्ष्य पहले से ही उपलब्ध हैं, जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान संकेंद्रण विगत 20 लाख वर्षों में नहीं देखा गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका संकेंद्रण होता है, यानी वो जिसे कार्बन सिंक बोलते हैं, वो पेड़ पौधों के माध्यम से पेड़ पौधे कार्बन को अवशोषित करते हैं, समुद्र में जल स्तर में अवशोषित होती है, जिससे वो जलवायु में कम उपस्थित होती है, कम गर्म करती है। तो अवशोषण अब संकेंद्रण जो है वो विगत 20 लाख वर्षों में कम होता जा रहा है। फिर इसमें कहा गया है कि हिमनदों के पिघलने की वर्तमान दर विगत 2000 से अधिक वर्षों में नहीं देखी गई है। यानी जो हिमनद वर्तमान में पिघल रहे हैं वो 2000 वर्षों में इस तरह से कभी नहीं पिघले थे जैसे अब पिघल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि विगत पिछला दशक जो है 1,25,000 वर्षों में किसी भी अवधि की तुलना में अधिक गर्म था। यानी 1,25,000 वर्षों में अब तक विगत जो दशक था वो सबसे गर्म रहा है। यानी अब तक 1,25,000 वर्षों के दौरान सबसे गर्म दशक जो था वो पिछला दशक था। यानी समझ सकते हैं कि आप खतरे की घंटी बजने वाली है। फिर समुद्र जल स्तर में विगत 3,000 वर्षों की अवधि में किसी भी शताब्दी की तुलना में अधिक तीव्र वृद्धि हुई है। आर्कटिक महासागर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान हिमावरण विगत
पिछले 1000 वर्षों के किसी भी अवधि की तुलना में कम है। यानी आर्कटिक जो महासागर है हमारा, 7 महासागर हैं, उसमें आर्कटिक महासागर जो है उसमें ग्रीष्म ऋतु के दौरान हिमावरण पिछले 1000 वर्षों के किसी भी अवधि की तुलना में कम है। यानी पिछले 1000 जो वर्ष हैं उनमें जितनी भी आर्कटिक महासागर में जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान हिमावरण होता था, सबसे कम है इस हाल ही के वर्षों में। यानी 1000 वर्षों में इतना कभी पिघलाव नहीं हुआ बर्फ़ का, हिमावरण का, जितना इस वर्ष हुआ है। यानी बर्फ़ पिघल रही है और बर्फ़ के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन के जो भयानक से भयानक परिणाम होंगे वो आप सबको देखने को मिलेंगे। तो ये रिपोर्ट चेताती है सरकार को भी, विभिन्न संस्थाओं को। महासागरीय ऊष्मन की गति विगत हिमयुग के अंत के बाद किसी अवधि की तुलना में अधिक तीव्रतर है। विगत 26,000 वर्षों में वर्तमान महासागरीय अम्लीकरण सर्वोच्च स्तर है। यानी महासागर जो है उसके अम्लीकरण में भी वृद्धि होती जा रही है। यानी उससे जीव जंतुओं पर काफ़ी विनाशक प्रभाव पड़ेगा। फिर मानव जनित जलवायु परिवर्तन पहले से ही संपूर्ण पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में मौसम और जलवायु संबंधी चरम परिघटनाओं को प्रभावित कर रहा है। ये चरम मौसमी घटनाएं जैसे कि लू, भारी वर्षण, सूखा और उष्णकटिबंधीय चक्रवात आदि से संबंधित है। यानी जो मानव जनित जलवायु परिवर्तन है वो पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में चरम मौसमी घटनाओं को प्रभावित कर रहा है। जैसे आप अचानक से देखते हैं कि काफ़ी तेज़ी से गर्मी आ रही है आजकल, और मतलब रिकॉर्ड तोड़, हर साल रिकॉर्ड टूट रहा है कि पिछले 100 वर्षों में जितनी गर्मी नहीं पड़ी थी उतनी भयानक गर्मी इस वर्ष पड़ी है। यानी लू हो रही है, अचानक से भारी वर्षा हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं, अप्रत्याशित। अचानक से किसी भाग में सूखा पड़ जाता है, और अचानक से उष्णकटिबंधीय चक्रवात आप देखते हैं, हर वर्ष चक्रवात आते रहते हैं भारत के तटीय प्रदेशों में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो इन सब की वजह जो है, लू, भारी वर्षण, सूखा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इन सब की वजह जलवायु परिवर्तन है जो मानव जनित है, तेजी से हो रहा है। 1950 के दशक से अधिकांश स्थलीय क्षेत्रों में लू सहित उष्णता संबंधी चरम घटनाएं अधिक निरंतर और तीव्र हो गई हैं। 1980 के दशक से समुद्री लू हीट वेव की आवृत्ति लगभग दोगुनी हो गई है। 1950 के दशक से अधिकांश स्थलीय क्षेत्रों में भारी वर्षण की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। विगत 4 दशकों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की घटना में भी वृद्धि हुई है। यानी 1950 के दशक के बाद से लू में जो लू सहित उष्णता संबंधी चरम मौसमी घटनाएं उसमें निरंतर वृद्धि हुई है। हीट वेव की संख्याओं में वृद्धि हुई है। भारी वर्षण की घटनाओं की जो आवृत्ति है उसमें वृद्धि हुई है। चक्रवात की घटना में वृद्धि हुई है, ये रिपोर्ट दर्शा रही है। फिर मनुष्य जनित निवल धनात्मक रेडियो एक्टिव फोर्सिंग के कारण जलवायु प्रणाली में अतिरिक्त ऊर्जा या तापन का संचय हुआ है। यानी जलवायु प्रणाली के तापन के कारण भूभाग से हिम पिघलने और महासागर के ऊष्मन के द्वारा जल के तापीय विस्तार से वैश्विक औसत समुद्र स्तर में वृद्धि हुई है। यानी कि 1750 की तुलना में वर्ष 2019 में मनुष्य जाति या मनुष्य जनित 2.72 वाट प्रति वर्ग मीटर रेडियो एक्टिव फोर्सिंग से जलवायु प्रणाली का तापन हुआ है। यानी रेडियो एक्टिव फोर्सिंग वस्तुतः जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक या मानव जनित कारणों के कारण वायुमंडल में ऊर्जा के प्रवाह में होने वाले परिवर्तन को संबंधित करता है। धनात्मक रेडियो एक्टिव फोर्सिंग का अर्थ है कि पृथ्वी को सूर्य प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में विमुक्त होने वाली ऊर्जा से अधिक है। यानी पृथ्वी को सूर्य प्रकाश से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में विमुक्त होने वाली ऊर्जा से अधिक है। यानी पृथ्वी जो है जितनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त कर रही है, यानी सूर्य से जो ऊर्जा वो प्राप्त कर रही है और जो सूर्य अंतरिक्ष में वो विमुक्त कर रही होता, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि अगर समझ लीजिए 100% में 50% ऊर्जा वो प्राप्त कर रही है, तो अंतरिक्ष में वो जो विमुक्त कर रही ऊर्जा वो 40% ही कर रही है। यानी जो 10% ऊर्जा है वो पृथ्वी को गर्म कर रही है, जिससे पृथ्वी का वैश्विक तापन बढ़ रहा है। और इसकी वजह ये है कि CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वृक्षों की कटाई हो रही है। तो हमारी जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं उससे बहुत कम हम वापस कर रहे हैं। यानी अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी अवशोषित कर ले रही है, जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है। तो हमारी पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन जो है वैश्विक तापन की वजह से बदल रहा है। जलवायु प्रणाली के तापन के 95% हेतु महासागरीय ऊष्मन उत्तरदायी है। साथ ही जलवायु प्रणाली के तापन में भूभाग ऊष्मन, हिमावरण की हानि, वायुमंडलीय ऊष्मन क्रमशः 5%, 3%, 1% के लिए उत्तरदायी है। यानी कह रहा है कि भूभाग हमारा जो पृथ्वी का है वो गर्म हो रहा है, उसका ऊष्मन हो रहा है। हिमावरण की हानि यानी जो ध्रुवों पर बर्फ जमी है, जो ठंडे प्रदेशों में जो बर्फ है उसकी पिघल रही है, उसकी हानि हो रही है। और वायुमंडलीय जो तापमान है या वायुमंडल जो है वो काफ़ी तेज़ी से गर्म हो रहा है।
और तापीय प्रसार के कारण 1971 से 2018 के दौरान समुद्र जलस्तर में 50% की वृद्धि हुई है। साथ ही समुद्र जलस्तर में वृद्धि के लिए हिमनद से हिम पिघलने, हिमावरण की क्षति और स्थलीय जल के भंडारण में परिवर्तन क्रमशः 22%, 20% और 8% के लिए उत्तरदायी है। जलवायु संवेदनशीलता संतुलन 3 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, यानी वैश्विक औसत पृष्ठीय वायु तापमान वृद्धि, जिसके कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोगुनी हो जाती है। अब भविष्य में संभावित जलवायु क्या होगी, इस पर भी इसकी रिपोर्ट है कि यानी भविष्य में क्या स्थिति हो सकती है। तो रिपोर्ट में साझा सामाजिक आर्थिक उपायों पर आधारित 5 स्थितियों में जलवायु अनुक्रिया का आकलन किया गया है। यह कार्य 2015 से आरंभ किया गया है कि ऐसी स्थिति जहां उच्च और अति उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और CO2 उत्सर्जन क्रमशः वर्ष 2100 और 2050 तक वर्तमान स्तर का लगभग 2 गुना हो जाने का अनुमान है। यानी क्या कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, CO2 उत्सर्जन है, 2100 और 2050 तक के वर्तमान स्तर का लगभग 2 गुना हो जाने का अनुमान है। यानी अभी जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन और CO2 का उत्सर्जन वो 2050 और 2021 तक, मतलब 2100 तक अभी के स्तर से दोगुना हो जाएगा। अब सोच सकते हैं कि अभी ऐसी भयानक गर्मी पड़ती है, 2050 तक या 2100 तक अगर स्थितियाँ ऐसी ही चलती रहीं तो ये पृथ्वी रहने लायक शायद ही बचे। फिर ऐसी स्थिति जहाँ मध्यम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और CO2 उत्सर्जन इस शताब्दी के मध्य तक लगभग वर्तमान स्तर पर रहेगा। ऐसी स्थिति जहां निम्न और अत्यधिक निम्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और CO2 उत्सर्जन वर्ष 1950 के आसपास या उसके बाद निवल शून्य स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, और उसके बाद यह निवल ऋणात्मक CO2 उत्सर्जन के विभिन्न स्तर तक पहुंच जाएगा। यानी 3 स्तरों की कल्पना की गई है, जहां 2100 और 2050 तक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, दूसरा जहां लगभग स्थिर रहेगा, और तीसरा जहां घटेगा यानी निम्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है वर्ष 2050 तक उत्सर्जन की सभी स्थितियों में वैश्विक पृष्ठीय तापमान में वृद्धि होती रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग में होने वाली हर वृद्धि के साथ क्षेत्रीय औसत तापमान, वर्षण और मृदा की नमी में व्यापक परिवर्तन होता है। निरंतर ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक जल चक्र और तीव्र होने का अनुमान है, जिसमें उनकी परिवर्तनशीलता, वैश्विक मानसून, वर्षण और गंभीर प्रकृति की बाढ़ और सूखे की घटनाएं शामिल हैं। CO2 उत्सर्जन में वृद्धि से वायुमंडल में CO2 को अवशोषित करने में महासागरीय और स्थलीय कार्बन सिंक कम प्रभावी हो जाएंगे। फिर ग्रीन हाउस गैस संबंधी विगत और आगामी उत्सर्जन के कारण होने वाले कई परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं, विशेषकर महासागर हिमवारण और वैश्विक समुद्र जलस्तर में हुए परिवर्तन। यानी कह रहा है कि CO2 में उत्सर्जन में वृद्धि होगी और वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करने में महासागरीय और स्थलीय कार्बन सिंक कम प्रभावित हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि जो CO2 होती है वो वायुमंडल उसको अवशोषित करता है, महासागर उसको अवशोषित करता है। तो जब बहुत ज़्यादा इनमें वृद्धि हो जाएगी तो इनको अवशोषित करने की जो इनकी क्षमता है वायुमंडल की या पेड़ पौधों की या समुद्रों की, ये कम हो जाएगी। तो हमारे वातावरण में वायुमंडल CO2 की संख्या काफ़ी वृद्धि हो जाएगी उनकी संख्या में, जिससे हमारा सूर्य का जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा और पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी, जो हमारे लिए उचित नहीं है। इसमें कहा गया है कि अगर आने वाले दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अधिक कमी नहीं की जाती तो 21वीं शताब्दी के दौरान ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि हो जाएगी। यानी अगर इसी तरह से चलता रहा और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और CO2 के उत्सर्जन में कमी नहीं की गई तो आज से 70 वर्ष बाद ये पृथ्वी रहने लायक शायद ही बचे, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि बहुत तीव्र वृद्धि मानी जाएगी। इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें है स्थलीय भाग और महासागर के कार्बन सिंक द्वारा अवशोषित CO2 उत्सर्जन का अनुपात उच्चतर संबंधी CO2 उत्सर्जन की तुलना में कमतर है। ये देख सकते हैं वायुमंडल 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 वायुमंडल, इसमें महासागर का स्थलीय भाग महासागर जैसे बढ़ता जा रहा है। फिर जोखिम आकलन और क्षेत्रीय अनुकूलन के लिए जलवायु सूचना। विश्व के सभी क्षेत्रों में जलवायुवीय दशाओं को प्रभावित करने वाले कई चालकों में परिवर्तन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस की गति से घटित हो रहा है। जलवायुवीय दशाओं को प्रभावित करने वाले चालक वस्तुतः जलवायु प्रणाली की भौतिक दशाएं, उदाहरण के लिए मध्यम, तीव्र, चरम होती हैं, जो समाज या पारितंत्र के तत्व को प्रभावित करती हैं। निम्न संभावित परिणाम जैसे कि हिमावरण का पिघलना या विनाश, महासागरीय परिसंचरण में आकस्मिक परिवर्तन, कुछ मिश्रित चरम घटनाएं और भविष्य में ऊष्मन की अनुमानित संभावित सीमा से अधिक ऊष्मन की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह जोखिम आकलन का हिस्सा है।
ग्लोबल वार्मिंग में निरंतर वृद्धि से क्षेत्रीय और औसत तापमान, वर्षण एवं मृदा की नमी में परिवर्तन और अधिक होता जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस वार्षिक औसत परिवर्तन पर ग्लोबल वार्मिंग। फिर दूसरा है 1850 से 1900 ईस्वी के सापेक्ष वार्षिक औसत तापमान परिवर्तन डिग्री सेल्सियस में। तापमान कैसे बढ़ता जा रहा है आप देख सकते हैं इसमें। फिर भारत के लिए क्षेत्रीय निष्कर्ष क्या है भाई, इस रिपोर्ट में भारत क्या सीख सकता है इससे। तो भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र, भारत दक्षिण एशिया का एक क्षेत्र माना जाता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संपूर्ण दक्षिण एशिया में 21वीं शताब्दी के दौरान लू और आर्द्रता जनित उष्मीय दबाव की स्थिति अधिक तीव्र और निरंतर घटित होगी। यानी संपूर्ण दक्षिण एशिया जहाँ भारत भी स्थित है, वहाँ 21वीं शताब्दी के दौरान लू और आर्द्रता जनित उष्मीय दबाव की स्थिति और तीव्रतर और निरंतर घटित होगी। और वार्षिक और ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा दोनों में 21वीं शताब्दी के दौरान वृद्धि के साथ साथ अंतर्वार्षिक परिवर्तनशीलता में वृद्धि होगी। यानी अनिश्चितकालीन वर्षण आपको देखने को मिलेगा और अनिश्चित समय में, यानी कभी भी बारिश हो जाएगी और बहुत अधिक मात्रा में बारिश होगी और अचानक से सूखा भी पड़ेगा। और वर्षण और नदी बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि होगी। जब अचानक से बादल विस्फोट की स्थिति होगी, यानी अचानक से कभी भी किसी भी मौसम में बारिश होगी तो नदियों में बाढ़ आएगी और जो घटनाएं होती हैं उसकी वजह से जो जान माल को हानि होती है वो तो होगी। बनाग्नि वाले मौसमों के लंबा और तीव्र होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यानी जब काफ़ी सूखा पड़ेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो जंगलों में आग लगेगी। मौसमों के लंबा और तीव्र होने का अनुमान व्यक्त किया गया। यानी अभी क्या है, ठंडी, गर्मी, बरसात अपने अपने समय पर आ रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने उनका पीरियड है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, गर्मी 6-6, 7-7 महीने चलती रहेगी, या बारिश होगी तो बारिश ही होती रहेगी। यानी मौसम बहुत लंबे और तीव्र हो जाएंगे, ये अनुमान लगाया गया है। फिर 21वीं शताब्दी के दौरान हिंदुकुश हिमालय के अधिकतर भाग में आच्छादित क्षेत्रों और हिम के परिणाम में गिरावट आएगी और उच्चतर CO2 उत्सर्जन स्थितियों में बृहद पैमाने पर द्रव्यमान में हानि के कारण हिमनद के विस्तार क्षेत्र में कमी आएगी एवं हिम रेखा की ऊंचाई में वृद्धि होगी। यानी क्या कर रहा है, 21वीं शताब्दी के दौरान क्या होगा, हिंदुकुश हिमालय जो हिमालय भारत का है उसके अधिकतर भाग में जो हिम है वहाँ हिमस्खलन होगा यानी हिम पिघलेगी और उच्चतर CO2 उत्सर्जन स्थितियों में बृहद पैमाने पर द्रव्यमान में हानि के कारण हिमनद के विस्तार क्षेत्र में कमी आएगी और हिमरेखा की ऊंचाई में वृद्धि होगी। यानी जब बर्फ पिघलेगी तो उसके विस्तार क्षेत्र में कमी आएगी, जो हिमरेखा की ऊंचाई है उसमें वृद्धि होगी। और फिर क्षेत्रीय औसत समुद्र जल स्तर में वृद्धि जारी रहेगी। जब बरसात मतलब एक तो वर्षा में वृद्धि होगी और जब हिम पिघलेगा तो उसका जो जल है वो भी समुद्र में मिलेगा, तो उसका जो जल स्तर है उसमें वृद्धि होगी। इसके कारण तटीय क्षेत्र जो है हमारे यहाँ, वहाँ बाढ़ आ जाएगी और उनके जलमग्न होने की संभावना हो जाएगी और समुद्री पुलिनों पर तटीय अपरदन भी होगा। तो ये प्रभाव भारत पर IPCC ने जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव होगा उसका आकलन किया है अपनी रिपोर्ट में। आगे की राह क्या हो भाई, कोई भी रिपोर्ट आती है तो उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, एक निर्णय लिया जाना चाहिए कि आगे क्या करें ताकि इन संभावनाओं से, खतरनाक संभावनाओं से हम बच सकें। तो इस रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग को कम करके विशिष्ट स्तर पर लाने के लिए संचयी CO2 उत्सर्जन में कमी करके कम से कम निवल शून्य CO2 उत्सर्जन तक लाने के साथ साथ अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अत्यधिक कमी करना अनिवार्य है। CH4 उत्सर्जन में अत्यधिक तीव्रता पूर्वक और लगातार कमी करने से भी ऊष्मन का प्रभाव कम होगा। इसके परिणाम स्वरूप एरोसोल प्रदूषण में कमी आएगी और वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करके विशिष्ट स्तर पर लाने के लिए हमें CO2 उत्सर्जन में कमी करना चाहिए और कम से कम निवल शून्य CO2 उत्सर्जन तक लाने के साथ साथ अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी करना पड़ेगा हमें, और मीथेन के उत्सर्जन में कमी करनी पड़ेगी। और जब इन सब में कमी होगी तो परिणाम स्वरूप एरोसोल प्रदूषण में भी कमी आएगी और वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा, तो वायु स्वच्छ होगी। तो ये हमारा पहला आर्टिकल रहा IPCC की रिपोर्ट से संबंधित। अब हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक यानी लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का निम्नीकरण, उस पर बात करेंगे। तब तक आप प्यार बनाए रखिए। इस वीडियो में हो सकता है कि बाहर की आवाज़ की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, तो आप इसको थोड़ा सा झेल लेंगे। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आवाज़ में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आप चैनल के नए दर्शक हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए, प्यार बनाए रखिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे। और आपने प्यार और धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।